तो आप मुझे बताओ कि क्या दोनों रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट सेम रहेंगे या अलग रहेंगे, बताओ। सर पण अलग। दोन्ही याच्यात वेगळे वेगळे आहे ना, पण जास्त रिपीट होत आहे का याच्यामध्ये? हाँ, दोनों का लेंथ सेम रहेगा क्या? लेंथ दोनों का सेम रहेगा या नहीं रहेगा? यस। नो सर। हाँ, सिंपल। दोनों का लेंथ सेम नहीं रहेगा। तो जब दोनों का लेंथ सेम नहीं रहेगा, उसी को हम एक कंसेप्ट से जानते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जो है उसकी लेंथ हम देखते हैं अलग अलग होती है। जैसे वीएनटीआर अलग अलग है, वैसे ही फिर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट अलग अलग होगा। उसी को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरिज्म। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस। यस सर। अभी आप यहाँ पे देखो कि वेनेवर एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ठीक है। वेनेवर दे आर ट्रीटेड विथ आरई, डीएनए के फ्रैगमेंट होते हैं और लेंथ ऑफ ऑल दिस फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिक होती है। इसी फ्रैगमेंट को हम क्या कहते हैं? आरएफएलपी कहते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन है, आरए से कट करने के बाद डीएनए के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, हर एक टुकड़े की लेंथ अलग अलग होने के कारण जो टुकड़े जनरेट होते हैं, उनको हम कहते हैं आरएफएलपी, क्योंकि उनकी जो लेंथ हर एक दूसरे फ्रैगमेंट से अलग होती है। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा करके। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को और डेप्थ में लेके जाने के लिए मैंने आपको कुछ दो पर्सन की केसेस यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। आप जरा पर्सन एक देखो। उस एक पर्सन का जो वीएनटीआर की सीक्वेंस 11 8 2 4 बार रिपीट होती है, दूसरे की 5 6 7 4 बार रिपीट होती है। दोनों के वीएनटीआर के सामने सामने एंड में और स्टार्टिंग में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, टुकड़े जनरेट हो जाएंगे बच्चों। जैसे टुकड़े जनरेट हो जाएंगे, आरएफएल भी जनरेट हो जाएंगे, आरएफएल भी जनरेट हो जाएंगे, वो अलग अलग रहेंगे। तो और मानो कि कोई एक पर्सन टू का मोनोजाइगोटिक ट्विन है, उसका अगर आरएफएलपी देखेंगे तो वो आरएफएलपी जो रहेगा बच्चों, वो आरएफएलपी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर्सन टू के जैसा ही रहेगा। मतलब कोई भी दो व्यक्ति है, उनका आरएफएलपी कभी भी सेम नहीं रहेगा एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन। इसको आप एक बार याद करना, उसको आप एक बार याद कर लेना। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे एक और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर मैंने मेरे शरीर की, मानो हाथ की सेल्स की, अगर मैंने आरएफएलपी निकाला, या दाहिने हाथ का या बाएं हाथ का या बाल का या पैर का, किसी भी कोई भी सेल का आरएफएलपी निकालूंगा, मेरा आरएफएलपी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब मेरा आरएफएलपी दो केस में सेम रह सकता है, अगर मेरा कोई मोनोजोइगोटिक ट्विन है तो, नहीं तो अगर मेरे बॉडी की अगर कोई सेल है तो आरएफएलपी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए एनसीईआरटी बोलती है बच्चों, आरएफएलपी जो है वो दो ही केस में सेम रहेगा, एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विन के केस में, नहीं तो अगर वही व्यक्ति के अलग अलग टिश्यू के सेल्स की अगर आरएफएलपी निकाले तो आरएफएलपी का पैटर्न क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। अभी बच्चों मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मानो कि जहां पे क्राइम हुआ है, बच्चों ध्यान से सुनना, मानो कि जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे अगर हमको कुछ सैंपल्स मिलते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, जहाँ पे क्राइम हुआ है वहां पे अगर कुछ हमको सैंपल्स के, अगर मानो कि ब्लड के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, मानो कि कोई बाल है, मानो कि खिंचापाई हुई हो, किसी ने बाल नोचे हो, कुछ बाल नीचे गिरे हुए होंगे, या फिर कुछ धक्का या फिर मुक्का लगा हो, तो फिर मुंह से कुछ सलाइवा बाहर निकली हो, या फिर ब्लीडिंग हुई हो, ब्लड के ड्रॉपलेट्स मानो कहीं पे अगर प्रेजेंट हो तो, ब्लड में बच्चों, हम आरबीसी की बात नहीं कर रहे बच्चों। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों, लेकिन ब्लड में तो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती है बच्चों। तो जब भी कहीं पे अगर ब्लड गिरा, तो उसमें से हमको कुछ सेल्स निकालनी है, मतलब डब्ल्यूबीसी, उसमें से न्यूक्लियस निकालना है, उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों? डीएनए को निकालेंगे। वो क्राइम वाला जो पोजीशन है, वहां से हमको कुछ सैंपल्स मिले, वो कुछ भी हो सकते हैं बच्चों।
सैंपल से हमने क्या किया, ये RFLP पैटर्न हमने क्या किया बच्चों, जनरेट किया। ठीक है। और हमको दो व्यक्ति के ऊपर संशय है, तो सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2। तो दोनों व्यक्ति के ऊपर, जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर संशय होता, माना कि गौरी के ऊपर संशय है, तेजल के ऊपर संशय है, तो उनका हमने क्या किया, फिर एक सैंपल लिया, सेल्स ले लिए, और सेल से हमने क्या किया, उसके बाद फिर RFLP जनरेट किया। बच्चों देखो, RFLP जनरेट किया बच्चों, RFLP जनरेट किया, फिर RFLP जो DNA के जो टुकड़े टुकड़े है ना बच्चों, उसको मैंने क्या किया, उस वेल में डाल दिए। वेल में डालने के बाद आपको पता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से वो फिर सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट हो रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जिनके ऊपर आपका संशय था बच्चों, मैं थोड़ी मेरी पोजीशन को हटाता हूँ ताकि आपको चीजें को क्लियर आप देख सको। तो जिनके ऊपर संशय था, आप देख सकते हो, जिनके ऊपर संशय था, जिन दो व्यक्ति के ऊपर संशय था, आप मुझे ध्यान से बताओ बच्चों कि क्राइम किसने किया होगा बच्चों, सस्पेक्ट 1 ने किया होगा या फिर सस्पेक्ट 2 ने किया होगा, बताओ जरा, किसने क्राइम किया होगा। सस्पेक्ट 2। यस, वेरी गुड। तो अभी ये एनसीईआरटी की डायग्राम है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे DNA फ्रॉम इंडिविजुअल ये है, यहाँ पे DNA फ्रॉम इंडिविजुअल P है। जबकि आप यहाँ पे देखो, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि DNA फ्रॉम द क्राइम साइट यहाँ पे लिखा गया है, क्राइम सीन। तो क्राइम सीन से अगर आप देखो किससे मैच हो रहा है, क्राइम सीन का जो DNA है वो किससे मैच हो रहा है, DNA फ्रॉम इंडिविजुअल टू से मैच हो रहा है बच्चों। तो फिर जो DNA है उसको हमने क्या किया, क्राइम वाले जगह का, और ये वाला सस्पेक्ट, बी वाला सस्पेक्ट हमने चेक किया, तो फिर हमको पता चला कि जो सस्पेक्ट 2 है ना, उसने ही कुछ तो गड़बड़ी की होगी। उसने क्या की होगी, कुछ तो गड़बड़ी की होगी, ये हम देख सकते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ बच्चों। दूसरे पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। कुछ स्टेप्स हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पे क्राइम हुआ है, तो क्राइम के जगह पे हमको जो जो भी चीजें मिलेगी ना बच्चों, उसको हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। जो ध्यान से सुनना, मानो कि वो ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, हेयर के रूट्स बल्ब हो सकते हैं बच्चों, या फिर बॉडी की कोई अन्य सेल हो। तो हम क्या करेंगे, वो जितना भी हमारे पास मिला है डाटा, उस डाटा से हम क्या करेंगे, DNA को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद बच्चों ध्यान से सुनना, हमको उसके टुकड़े टुकड़े करने होते हैं। देखो, अगर मानो कि DNA का अमाउंट अगर कम है तो हम PCR करेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी DNA के क्या करेंगे बच्चों, टुकड़े टुकड़े करवाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, DNA के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। बच्चों ये पहला जो स्टेप है, क्या आपको क्लियर है, क्या बताओ मुझे, पहला और दूसरा स्टेप, DNA को आइसोलेट किया, सेकंड DNA के हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू टुकड़े टुकड़े किए। दो स्टेप क्लियर है क्या, आप बताओ। यस यस सर। सर। ओके, अभी ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। ये जो DNA के जो टुकड़े टुकड़े हैं ना, जरा ध्यान से सुनना। हम इंटरेस्टेड है, फिर से मैं बता रहा हूँ, हम इंटरेस्टेड है वो वाली सीक्वेंस से जो सीक्वेंस रिपीट होती है। फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, हम इंटरेस्टेड है DNA के उसी सेगमेंट से जिस सेगमेंट में कुछ सीक्वेंस बार बार रिपीट हुई हो। हम उसी सेगमेंट में इंटरेस्ट हमारा रखना चाहते हैं जिस सेगमेंट में हमारी सीक्वेंस बार बार रिपीट हुई हो। हम उस सेगमेंट से या उस टुकड़े से हम हमारा कुछ वास्ता रखना ही नहीं चाहते हैं जिसमें सीक्वेंस रिपीट नहीं हुई हो। ठीक है। तो ये जो फ्रैगमेंट्स है ना बच्चों, उनके हम क्या करते हैं, पहले ना सेपरेशन करते हैं ऑफ DNA फ्रैगमेंट बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने क्या किया, क्राइम की जगह से, सस्पेक्ट 1 की जगह से और सस्पेक्ट 2 की जगह से हमने क्या किया, जितने भी DNA के सैंपल्स निकाले, उनके टुकड़े टुकड़े किए, उनको वेल में डाल दिया, और उनको हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने उनको सेपरेट किया। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, मैंने फिर से आपको कहा कि इतने सारे टुकड़े टुकड़े जनरेट हुए हैं बच्चों, इतने सारे टुकड़े टुकड़े जनरेट हुए हैं। हम सारे टुकड़ों से हमारा वास्ता नहीं रखना चाहते बच्चों, हम बस उसी DNA के टुकड़े से हमारा वास्ता रखना चाहते हैं जिसमें DNA की सीक्वेंस बार बार रिपीट हुई हो। बच्चों फिर से दोहरा रहा हूं, इसमें DNA की सीक्वेंसेस बार बार रिपीट हुई हो।
और वो जो डीएनए की सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होती है बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो सीक्वेंस मेरे में, गौरी में, तेजोल में, या जितने भी ह्यूमन स्पीशीज हैं उनमें वो सीक्वेंस सेम होती है बच्चों। बस किसी में वो सीक्वेंस 11 बार रिपीट हो रही है किसी क्रोमोसोम के ऊपर, या किसी क्रोमोसोम के ऊपर 7 बार रिपीट हुई है। गौरी में मानो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे 7 बार रिपीट हुई हो ना, और क्रोमोसोम के होमोलोगस फर्स्ट के ऊपर 11 बार रिपीट हुई हो। वो जो सीक्वेंस का जो नंबर है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। सीक्वेंस का नंबर वैरी करता है बच्चों, सीक्वेंस नहीं वैरी करते। मानो कि मैं आपको एक सैंपल के लिए एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, ATGCCCTTGGC, ये सीक्वेंस है मानो। ATTGGCCCCTTGGC, मानो ये सीक्वेंस है जो रिपीट हो रही है, पर लेकिन कितनी बार रिपीट हो रही है, कितने क्रोमोसोम पे और किस व्यक्ति में, उसके हिसाब से हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना होता है बच्चों। तो हमने क्या किया ना, थोड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेप लिया। हमने क्या किया, फिर फोर्थ स्टेप ली। हमने क्या किया पता है, एक वीएनटीआर प्रोब जो है बच्चों वो तैयार कर लिया। बच्चों ये वीएनटीआर प्रोब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। वीएनटीआर प्रोब क्या है? वीएनटीआर प्रोब एक डीएनए का शॉर्ट, सिंगल स्ट्रैंड वाला एक शॉर्ट डीएनए है। सिंगल स्ट्रैंड वाला, जो यहाँ पे देख सकते हो, सिंगल स्ट्रैंड वाला, जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी हमने रखी है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है वीएनटीआर सीक्वेंस है। मानो वीएनटीआर सीक्वेंस हमारे ATGGCCCT है, तो हमारा जो ये स्ट्रैंड रहेगा ये रहेगा TACGGA। तो हमने क्या किया, हमको पता है सीक्वेंस हर एक व्यक्ति में सेम है, तो मैंने क्या किया, ऐसे वीएनटीआर बना के रखे, ऐसे वीएनटीआर बच्चों मैंने बना के रखे। तो बच्चों मुझे अभी करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। पहले क्या करना है, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन से टुकड़े मेरे काम के, बच्चों में फिर से बोल रहा हूँ, इसमें से मानो ये टुकड़ा काम का है, ये टुकड़ा काम का है, इसमें से मानो ये टुकड़ा काम का है, ये टुकड़ा काम का है, और इसमें से मानो ये टुकड़ा काम का है, ये टुकड़ा काम का है, और ये टुकड़ा काम का है। बच्चों वही तो हमको पहचानना है, वीएनटीआर ही हमको पहचानना है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका हम पहले डीनेचुरेशन करेंगे। बच्चों डीनेचुरेशन का अर्थ है कि डीएनए की जो स्ट्रैंड है उनको तोड़ दो, उनके अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्जन कर दो बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम का यूज किया। बच्चों कोई बोलेगा कि सर टेम्परेचर क्यों आपने यूज नहीं किया बच्चों? टेम्परेचर हम इसलिए यूज नहीं करते हैं बच्चों क्योंकि एगोरस जो जेल है वो मेल्ट हो जाएगा। अगर एगोरस जेल अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर सारा डीएनए मिक्सअप हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हमने क्या किया, अल्कलाइन मीडियम का यूज किया। अल्कलाइन मीडियम की मदद से हमने क्या किया, कि जो डीएनए के जो भी टेम्परेचर थे, डीएनए के जो भी स्ट्रैंड्स थे, उसको हमने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड से हमने उनको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्जन किया। बच्चों थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप आपको क्लियर है कि मुझे बताओ? वीएनटीआर प्रोब आपको क्लियर है कि बताओ? यस सर। यस। देखो अभी पांचवा स्टेप जो हम करने वाले हैं उसका नाम है साउथर्न ब्लॉटिंग। नाम याद रखना, साउथर्न ब्लॉटिंग। तो जो साउथर्न ब्लॉटिंग, हम डीएनए को एगोरस जेल से किसी स्टेबल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब एगोरस जेल जो है, कब तक उस एगोरस जेल में रखेंगे? डीएनए इधर का उधर हो सकता है। हम चाहते हैं कि वो जो डीएनए जो अभी एगोरो जेल में मौजूद है वो किस ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, कुछ ऐसे मेम्ब्रेन पे आ जाए जहां पे चिपकने के बाद वो कभी हिले ना। तो हमने क्या किया बच्चों, जो एगोरो जेल में से जो डीएनए था, यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जो एगोरो जेल में से जो डीएनए था हमने क्या किया, एक ऐसी मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, जहाँ पे जाने के बाद डीएनए हिलेगा डुलेगा नहीं। वो मेम्ब्रेन है नाइलोन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। एगोरो जेल हमने क्या किया, ऐसा लिया बच्चों, उसके ऊपर ऐसा हमने छापा मारा। ऐसा छापा मारा बच्चों, डीएनए वही के वही चिपक गया। उसके बाद हमने क्या किया, वो जो नायलॉन मेम्ब्रेन है उसको अलग से ले लिया। नायलॉन मेम्ब्रेन को हमने क्या किया, अलग से ले लिया। देखो बच्चों यहाँ पे, तो साउथर्न ब्लॉटिंग अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय साउथर्न ब्लॉटिंग, बच्चों साउथर्न ही ब्लॉटिंग का हम बात कर रहे हैं बच्चों। साउथर्न, यहाँ पे देखो, यस फॉर साउथर्न, यस फॉर शिफ्ट किया, यस फॉर साउथर्न, यस फॉर शिफ्ट किया। हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रो एगोरो जेल से हमने डीएनए को शिफ्ट किया, कहाँ पे, नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट किया।
नाइलॉन मेम्ब्रेन एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है बच्चों, वहां पे शिफ्ट किया। यस फॉर सॉलिड, यस फॉर शिफ्ट, यस फॉर साउथर्न ब्लॉटिंग। याद रहेगा आपको? यस। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो हमारे वीएनटीआर के जो प्रोब्स थे बच्चों, हमारा डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो चुका है, याद रखो बच्चों। हमने डीनेचुरेशन ऑलरेडी किया है, डीएनए हमारा ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्जन हो चुका है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसी वीएनटीआर प्रोब को ऐसे फेंक रहे हैं। किधर फेंक रहे हैं? हम फेंक रहे हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। फेंकने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, फेंकने के बाद जो फेंकने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कुछ वीएनटीआर कुछ कुछ सीक्वेंस जाके जुड़ चुके हैं। याद रखो, कुछ कुछ वीएनटीआर कुछ कुछ सीक्वेंस जाके जुड़ चुके हैं। मतलब क्या था? यही तो वीएनटीआर का टुकड़ा था, यही तो वीएनटीआर का टुकड़ा था, यही तो वीएनटीआर का टुकड़ा था, यही तो वीएनटीआर का टुकड़ा था। और आपको याद रखना चाहिए बच्चों, ये जो वीएनटीआर के जो टुकड़े हैं, ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिविटी शो करता है। तो अभी बच्चों देखो, पहला स्टेप पहला स्टेप क्या था बच्चों? पहला स्टेप ये था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप क्या था बच्चों? डीएनए के टुकड़े टुकड़े करना। तीसरा स्टेप क्या था? एगोरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उनको हमने सेपरेट सेपरेट किया। चौथा स्टेप क्या था बच्चों? डीनेचुरेशन। पांचवा स्टेप क्या था बच्चों? साउथर्न ब्लॉटिंग। छठवां स्टेप क्या है बच्चों? वीएनटीआर की जो प्रोब है उसको हमने फेंक दिया, और वीएनटीआर के सेगमेंट को हमने आइडेंटिफाई किया। इधर तक तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सातवीं स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवीं स्टेप ने हमने क्या किया बच्चों? ऑटो रेडियोग्राफी किया बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हम लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। सातवीं स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी, ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे देखो, ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे वीएनटीआर प्रोब चिपके हुए हैं, वीएनटीआर प्रोब रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, तो हम क्या करते हैं पता है? इसके ऊपर, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सरे का फिल्म। बच्चों आप देखो यहाँ पे, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करवा के मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर हमने क्या किया, देखो मेरा हाथ आ रहा है ऐसा, और हाथ से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक्सरे की जो फिल्म है बच्चों, उस फिल्म को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ऐसा करके मैं यहाँ पे चिपकाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक सिर्फ फिल्म आई, तो एक सिर्फ फिल्म के ऊपर क्या होगा बच्चों, जो जो आपके वीएनटीआर के जो प्रोब हो गए, वैसे झलक उठेंगे। वो क्या करेंगे? रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। और रेडियो एक्टिविटी शो करने के कारण क्या होगे बच्चों? कुछ व्हाइट पैटर्न जो है वो यहाँ पे नजर आएंगे। तो आप देख सकते हो कि वो जो एक्सरे फिल्म है उसको अगर हमने थोड़ा डेवलप किया, तो डेवलप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि कुछ व्हाइट जो पैटर्न्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाइट फिल्म आई ही। अगर कोई भी अगर पागल व्यक्ति को भी लाया जाए, तो फिर भी वो कहेगा जहाँ पे क्राइम हुआ है वो क्राइम सस्पेक्ट टू ने किया है, जहाँ पे क्राइम हुआ है वो क्राइम सस्पेक्ट टू ने किया है। इधर तक बात समझ में आई क्या आपको? बताओ। यस। यस सर। ओके। तो फिर से एक बार मैं आपके लिए रिवीजन करने के लिए फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। उस फ्लो चार्ट को जरा ध्यान से आप देखेंगे, फ्लो चार्ट को एक बार आप ध्यान से देखेंगे। फ्लो चार्ट कुछ ऐसा है। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, उसके बाद डीएनए के टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उसके बाद उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसको साउथर्न ब्लॉटिंग में हमने क्या किया, चिपका दिया। उसके बाद फिर वीएनटीआर प्रोब लगा के फिर हमने बाद में ऑटो रेडियोग्राफी की, एक्सरे फिल्म को डेवलप किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, सस्पेक्ट टू के ऊपर सस्पेक्शन किया। बात समझ में आई इधर तक? यस। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, अगर एगोरोजेल से अगर डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। आरएनए को कर रहे हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। प्रोटीन को कर रहे हैं तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखने की चीजें नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा तो वही इंपॉर्टेंट है, क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन, हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों, फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज होता है। उसके बाद पॉपुलेशन में क्या क्या जेनेटिक वेरिएशन आ चुका है, कितना वेरिएशन आ रहा है,
या फिर अमेरिका की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन में कितनी सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट मतलब क्या है, भाई ये बच्चा किसका है करके। तो RFLP पैटर्न से हम पता कर सकते हैं कि भाई इसका पिताजी कौन है, इसकी माताजी कौन है। तो जो पिताजी का RFLP होगा वो बच्चे से 50% मैच करेगा, और माताजी का जो RFLP होगा वो बच्चे से 50% मैच करेगा। जैसे यहाँ पे मानो कि चाइल्ड है और मदर है और फादर ए फादर भी है। अभी हमको पता है कि मदर का 50% तो मैच करेगा। यहाँ पे देख सकते हो मदर का 50% तो मैच हुआ। अभी फादर का 50% मैच करना है। तो आप देख सकते हो, मुझे आप बताओ, इस जो ये जो चाइल्ड है इस चाइल्ड का मुझे बताओ कि फादर ये है या फादर बी है। ये बताओ मुझे, कौन है इसका फादर, ए या बी। यस, फादर भी। वेरी गुड। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ऐसे एप्लीकेशन से DNA फिंगरप्रिंटिंग के बच्चों, एक एनसीईआरटी की लाइन में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनना। ये मीटिंग होने के बाद फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग की। देखो, जर्मिनल म्यूटेशन मतलब क्या होता है और सोमेटिक म्यूटेशन मतलब क्या होता है। जरा आप देखो, कुछ लाइंस एनसीईआरटी की वो मुझे एक्सप्लेन करनी है। मैंने आपको वादा किया है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको समझाऊंगा, इसलिए कुछ भी छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो जर्मिनल म्यूटेशन, म्यूटेशन तो आपको पता है कि जीन में क्या हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए। और मानो कि टेस्टिस या फिर ओवरी जहां पे गैमेट्स बनते हैं, वहां पे गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल में अगर म्यूटेशन हो जाए, जरा सोचो, गैमेट प्रोड्यूस करने वाले सेल में अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं जर्मिनल म्यूटेशन, याद रखना। ठीक है। और अगर बॉडी के मानो कोई भी सेल हो, मानो हाथ की सेल हो, लंग्स की सेल हो, हार्ट की सेल हो, कोई भी सेल हो जो गैमेट बना नहीं रही है, वो बॉडी के अन्य कोई भी सेल का अगर उसके अंदर अगर कुछ म्यूटेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। बच्चों मुझे पहले ये बताओ कि जर्मिनल म्यूटेशन मतलब ऐसा म्यूटेशन जहां पे उस सेल में म्यूटेशन हो रहा है जो सेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोमेटिक म्यूटेशन मतलब उस सेल में म्यूटेशन हो रहा है जो सेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको यह दो शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बताओ। क्लियर है। यस सर। यस सर। कभी आप देखो कि मानो कि म्यूटेशन हुआ गलती से, लेकिन फिर भी वो गैमेट बना रहा है। अगर मानो कि ये सेल है, ये सेल से अगर गैमेट बन रहे हैं, म्यूटेशन होने के बाद भी गैमेट बन रहे हैं, तो समझ लेना ऐसे जो म्यूटेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में 100% ट्रांसफर होंगे। लेकिन अगर वो सेल में म्यूटेशन हो रहे हैं और म्यूटेशन के कारण गैमेट नहीं बन रहे, तो फिर वो गैमेट ही बना नहीं तो अगले जनरेशन में वो म्यूटेशन कैसे ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रही। तो सोमेटिक म्यूटेशन वो थोड़े ना गैमेट बनाने वाले, थोड़े ना गैमेट बनाने वाले, वो तो कभी कभी जनरली डो नॉट ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है ऐसे जर्मिनल म्यूटेशन, if it does not impair the ability to produce gamete, then who can prevent it to transfer it into the next generation। बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, अगर जर्मिनल म्यूटेशन हो रहा है, अगर वो सेल गैमेट बना रही है, तो भला उसको कौन रोक सकता है उस म्यूटेशन को नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए। ऐसे करके एनसीईआरटी की लाइन है। आप यहाँ पे देखो कि ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने दिखा दिया, तो उसमें नॉन कोडिंग पार्ट की आपको आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आप कोडिंग पार्ट के ऊपर फोकस करो। कोडिंग पार्ट आपको पता है आरएनए से प्रोटीन बनाता है। मानो कि ये ऐसी जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाती है, जो प्रोटीन फ्लावर की पेटल में रेड कलर लाता है। और
ये भी जीन है जो कि एक्सप्रेस होके फ्लावर के पेटल में रेड कलर ला रही है। लेकिन मानो अगर इस जीन में, जरा सोचो, इस जीन में अगर म्यूटेशन हुआ, अगर इस जीन में म्यूटेशन हुआ तो आप देखो ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। अगर जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी तो रेड कलर के बजाय यहाँ पे व्हाइट कलर आ जाएगा बच्चों। तो जब जीन है लेकिन ये जीन एक्सप्रेस हो रही है, ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही है, एक्सप्रेस हो भी सकती है, एक्सप्रेस नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रोडक्ट कभी सेम नहीं रहेगा ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को हम बच्चों क्या कहते हैं, अलील कहते हैं बच्चों। मीटिंग बंद हो जाएगा, लेकिन पढ़ना बंद नहीं होना चाहिए। मीटिंग बंद हो सकती है, दिमाग को बंद होने मत दो, फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो जो कोडिंग पार्ट है, जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो यहाँ पे देखो अलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। अलील क्यों तैयार होते हैं, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, a new allele is considered as a allele when it appears in every generation with frequency greater than 0.01। एनसीईआरटी की लाइन है। ये लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करने का 100% प्रयास करूंगा। देखो, न्यू allele is considered as a allele when it appears in every generation with a frequency greater than 0.01।